नमस्कार मित्रों, चक्षुदर्शी के इस खास अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी का मतलब आपको मालूम है, आंखों देखी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। आज मैं मध्य प्रदेश के बारे में बात करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की विधानसभा बहुत पुरानी विधानसभा है। 1956 में इसका गठन हुआ था और समय के साथ साथ ये विधानसभा अपने ढंग से काम करती रही है। विधानसभा का नया भवन भी पिछले दशकों में बना, अर्जुन सिंह के टाइम में मुख्यमंत्री जब वो थे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 2003 से सत्ता में काबिज है और तब से ही मध्य प्रदेश की विधानसभा को आधुनिक बनाने की कोशिशें शुरू की गई थी। कोशिश की गई थी कि इसे डिजिटल हाउस में कन्वर्ट कर दिया जाए। भारत सरकार ने भी एक योजना बनाई थी कि देश की तमाम विधानसभाओं को डिजिटल हाउस में तब्दील कर दिया जाए ताकि वहाँ की जो कार्रवाई है उसका सीधा प्रसारण हो सके, लोग ये देख सकें, ये जान सकें कि उनके द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो किस तरह से सदन में व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं, सवाल करते हैं, सरकार से सहकार करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा का ये सपना अभी तक तो पूरा नहीं हो पाया। 2 साल होने को है। मध्य प्रदेश विधानसभा के 15वें विधान जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर 2023 में विधानसभा के चुनाव के बाद विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे और उनके ही कार्यकाल में ये जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है ये डिजिटल विधानसभा में तब्दील होनी थी। केंद्र सरकार ने इसके लिए बाकायदा 21 करोड़ रुपए की राशि भी उपलब्ध करा दी थी मध्य प्रदेश विधानसभा को। लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो इस राशि का इस्तेमाल करने में नाकाम साबित हुए, बल्कि कहा जाता है कि अभी ये राशि लैप्स हो गई है, यानी आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया है तो अब ये भविष्य में जब मिलेगी तब फिर देखा जाएगा। लेकिन अभी तो ये लैप्स हो गई है और ये भी पता लोगों को नहीं चलता कि विधानसभा अध्यक्ष की वजह से ये 21 करोड़ रुपए वापस चले गए हैं या इनका इस्तेमाल नहीं हो पाया है। अगर कांग्रेस के 2 जो विधायक हैं, सचिन यादव और प्रताप ग्रेवाल साहब, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाज़ा न खटखटाते, इन लोगों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में जाकर के एक याचिका दायर की और माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से ये निवेदन किया कि ये सरकार को इस बात के लिए पूछा जाए कि ये जो विधानसभा है ये डिजिटल हाउस में तब्दील क्यों नहीं हो पाई, जबकि केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 21 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की थी। माननीय न्यायाधीश विवेक रूसिया और गजेंद्र सिंह साहब ने इस याचिका को सुना, गंभीरता से सुना और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया और पूछा कि वे बताएं कि वस्तु स्थिति क्या है, क्यों इस 21 करोड़ रुपए की राशि का इस्तेमाल नहीं हो पाया, क्यों मध्य प्रदेश की विधानसभा को डिजिटल हाउस में कन्वर्ट नहीं किया जा सका, क्यों मध्य प्रदेश की जनता को विधानसभा की सीधी कार्रवाई देखने से वंचित रखा गया। कई सवाल माननीय न्यायाधीशों ने नोटिस देकर के मध्य प्रदेश की सरकार से पूछे हैं और इसके लिए बाकायदा उनको जैसा एक परंपरा है कि 4 हफ्ते का समय दिया गया है। हालांकि कहने को तो आजकल डिजिटल का ही ज़माना है तो आप सवाल और जवाब हाथों हाथ हासिल कर सकते हैं, एक दिन में हासिल कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, ईमेल से, कैसे भी। लेकिन चूंकि अभी अदालतों में भी एक रिवायत है बाकायदा नोटिस देने की, 4 हफ्ते का नोटिस दिया जाता है, तो वो नोटिस दिया गया है और सरकार से पूछा गया है। तो अब अगली तारीख इस याचिका पर 16 जून को संभवतः लगाई गई है। तब तक मध्य प्रदेश सरकार को माननीय हाई कोर्ट में जाकर के बताना है कि इस 21 करोड़ का आखिर इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि ये राशि का इस्तेमाल क्या प्रशासनिक मशीनरी की लापरवाही से नहीं हो पाया
या मध्य प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनकी रुचि से नहीं हो पाया। अब ये जो हकीकत है इसका पता 16 जून को जब मध्य प्रदेश सरकार का जवाब माननीय अदालत में आएगा तब चलेगा। लेकिन ये आपको जान लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश विधानसभा के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं वो कोई नए खिलाड़ी नहीं है, बहुत अनुभवी नेता हैं। 1998 में पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए और तब से वो लगातार चुने गए। मध्य प्रदेश की विधानसभा में सदस्य रहने के बाद उनको मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में भी मंत्री बनाया गया, पंचायत मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे। और जब वो विधानसभा में नहीं जा पाए तो उन्हें राज्यसभा में उनकी पार्टी ने भेज दिया। राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ तो उनको लोकसभा में भेज दिया। लोकसभा में पहुंचे तो वहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया मध्य प्रदेश कोटे से, और वो कृषि मंत्री भी रहे इस देश के। और आपको ये बताते हुए मुझे थोड़ा संकोच भी होता है, थोड़ा क्षोभ भी होता है कि वो मामला मध्य प्रदेश का है। और जो माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, ये जिस समय कृषि मंत्री थे देश के, उस समय ही देश में देश के इतिहास का सबसे बड़ा किसान आंदोलन चला उन 3 नए कानूनों के खिलाफ जो किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए थे। और उनके कार्यकाल में ही तमाम वार्ताएं किसान आंदोलन के तहत हुई, लेकिन सब नाकाम हुई। वो किसानों को भी समझाने में कामयाब नहीं हो पाए। लिहाजा सरकार को एक लंबे आंदोलन के बाद 600-700 लोगों की शहादत के बाद घुटने टेकने पड़े। यानी आप तोमर साहब के उस कार्यकाल को अगर देखेंगे तो वो बहुत ही उल्लेखनीय कार्यकाल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके कार्यकाल में की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि सबसे बड़ा किसान आंदोलन देश में हुआ और सरकार को पीछे हटना पड़ा नए कानून जो किसानों के हित में बनाए गए थे उनको लेकर के। यही स्थिति अब मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के रूप में माननीय नरेंद्र सिंह तोमर के साथ हो रही है। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर को ये मौका मिला था कि वो केंद्र सरकार द्वारा दिए गए 21 करोड़ रुपए का सदुपयोग करते, विधानसभा को डिजिटल हाउस में कन्वर्ट करते, सीधी कार्रवाई का प्रसारण करते, तो मुमकिन है कि इससे प्रदेश की जनता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ ना कुछ लाभ होता। क्यों, सीधे प्रसारण जब किसी भी सदन के होते हैं तो बहुत कुछ पारदर्शिता कामकाज में आती है। अभी आप देख रहे हैं कि केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण होता है। कई राज्यों में भी विधानसभा की कार्रवाइयों का सीधा प्रसारण होने लगा है, लेकिन मध्य प्रदेश इस मामले में हमेशा की तरह पिछड़ गया है। और मध्य प्रदेश को इसीलिए बीमार और पिछड़ू राज्य कहा जाता है क्योंकि वो तमाम जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनको अमल में लाने में हमेशा पिछड़ जाता है। चाहे वो कार्यकाल माननीय शिवराज सिंह चौहान का रहा हो, चाहे वो बाबूलाल गौर का रहा हो, चाहे वो उमा भारती का रहा हो, और डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में भी यही पिछड़ापन जारी रहा। डॉक्टर मोहन यादव और मुझे लगता है विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर के बीच कोई तालमेल की कमी है। अगर तालमेल होता तो निश्चित तौर पर ये 21 करोड़ रुपए इस्तेमाल किए जाते और मध्य प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई का भी सीधा प्रसारण शुरू कराया जा सकता था। 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। दिसंबर से दिसंबर में 1 साल होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, और अब हम अप्रैल में हैं, यानी 1.25 साल हो गया है। 1.25 साल में अगर सरकार चाहती, अगर विधानसभा अध्यक्ष चाहते तो ये 21 करोड़ रुपए न सिर्फ इस्तेमाल होते बल्कि विधानसभा की जो कामकाज में है उसमें एक मील का पत्थर गड़ जाता अगर उसकी प्रसारण सीधी कार्रवाई का सीधा प्रसारण होने लगता। अब ये पड़ताल करने की ज़रूरत है कि आखिर इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है। सरकारी मशीनरी जिम्मेदार है, विधानसभा का सचिवालय जिम्मेदार है, मध्य प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, या खुद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जिम्मेदार है। अब चूंकि ये मामला अदालत में पहुंच गया है, सब जुडिस हो गया है, तो इस पर कोई बोलने के लिए खुलकर तैयार नहीं है और बोलना भी क्यों चाहेगा। अगर कोई उपलब्धि होती तो ज़रूर बोलते लोग, अदालत में मामला जाने के बाद भी बोलते, लेकिन अब तो अदालत में मामला है तो ये एक ढाल बन गई है कि लोगों ने अपने मुंह सिल लिए हैं। न विधानसभा अध्यक्ष को कुछ बोलना चाहते हैं, न मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ बोलना चाहते हैं,
और न मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी इस मामले में कुछ बोलने को तैयार हैं। अब सबको इंतजार करना पड़ेगा 16 जून को सरकार का जवाब आएगा, हलफनामा आएगा, तब पता चलेगा कि आखिर हकीकत है क्या, कौन जिम्मेदार है इस लापरवाही के लिए और मध्य प्रदेश के हाथ से 100 अफसर छीने जाने के लिए। आप देखिए 21 करोड़ रुपए अगर खर्च कर दिए गए होते विधानसभा की कार्रवाई के सीधे प्रसारण के लिए, तो मुझे लगता है कि और कुछ पैसा केंद्र से मांगा जा सकता था, मिल सकता था। मध्य प्रदेश में वैसे भी आप देखेंगे जो दूरदर्शन के स्टूडियोज हैं उनकी हालत बहुत दयनीय है, उनमें कोई कार्यक्रम नहीं बनता है, उनके पास बजट की बड़ी भारी कमी है, उनके पास स्टाफ की भारी कमी है। ऐसे में अगर विधानसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण होने लगता तो जनता को कुछ तो नई सूचनाएं मिलती हैं, उनको अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों के कामकाज के बारे में कुछ तो इत्तला होती, लेकिन अब जनता को भी उससे वंचित कर दिया गया है। तो देखना ये होगा कि अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने मध्य प्रदेश की सरकार किस तरह से अपनी सरकारी मशीनरी का और विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर का बचाव कर पाती है। अब मुश्किल ये है कि ये मामला ऐसा है कि इसमें कोई आंदोलन नहीं हो सकता, इसमें कोई बयानबाजियां नहीं हो सकती। वो तो अच्छा है कि सचिन यादव और हमारे ग्रेवाल साहब, प्रताप ग्रेवाल साहब इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर के बजाय नेतागिरी करने के सीधे माननीय अदालत की शरण में पहुंचे हैं। तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि मध्य प्रदेश की सरकार इन 4 हफ्तों में या तो अपनी स्थिति को सुधार लेगी, संभाल लेगी, ताकि फेस सेविंग के लिए अदालत के सामने एक अच्छा सा जवाब दे पाए। और अगर ऐसा नहीं कर पाती है मध्य प्रदेश की सरकार तो उसका बेनकाब होना, उसकी लापरवाही का पर्दाफाश होना बहुत ही साधारण सी बात होगी। तो देखते रहिए आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष क्या क्रांति करते हैं। आपको याद होगा उनके विधानसभा चुनाव के दौरान उनके बच्चों की वीडियोस वायरल हुए थे, उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति विदेशों में इकट्ठी की है। और मैं तो नहीं मानता हूँ, नरेंद्र सिंह तोमर मेरे अपने शहर के जनप्रतिनिधि हैं, बड़े भले आदमी हैं और बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं, संघ प्रिय हैं, संघ की पसंद है, संघ की कृपा से ही वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और संघ ने ही उनको केंद्र में असफल होने के बाद, कृषि मंत्री के रूप में कामयाब न होने के बाद पुनर्मुस्को का आशीर्वाद दिया और उन्हें सीधे लोकसभा से विधानसभा में चुनाव लड़वा दिया और विधानसभा चुनाव जीतने के बाद इतनी कृपा की कि उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया। उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, हालांकि वो मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनना तो लिखा था डॉक्टर मोहन यादव की किस्मत में। तो यहाँ हायरार्की नहीं चलती है, यहाँ अनुभव नहीं चलता है, यहाँ संघ की कृपा चलती है। तो संघ की कृपा जहाँ पर हुई और वही ज़्यादा सुख का भोग पालन कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगता है तो कृपा करके इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अगर संभव हो तो इसके को सब्सक्राइब कीजिए, यानी इस परिवार में शामिल होइए ताकि ये जो अभियान है निरंतर जारी रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।